अस्सलाम वालेकुम। कम टू बैक माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम यूनिटरी सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि इसका जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का, वो कौन सा है, वो किस तरह वो काम कर रहा होता है और उसकी लोकेशन क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है बाकी इसकी जो 2 वीडियोज़ हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम पार्ट 1 एंड यूरिनरी सिस्टम पार्ट 2, उसको देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके बारे में मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जस्ट इसका जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि नेफ्रॉन जो है, उसको डिस्कस करेंगे। तो हम जब किडनी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि किडनी में क्या है, पिरामिड्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये सारे के सारे पिरामिड्स हैं, लेकिन हमने कभी कहीं भी नेफ्रॉन नहीं देखा। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली इन पिरामिड्स के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं। और इसी तरह ये जितना भी फ़िल्ट्रेशन का काम होता है किडनी का, हम कहते हैं किडनी फ़िल्ट्रेशन कर रही है या रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रही है, तो वो सारा काम जो होता है ना, वो दरअसल चल कहाँ पे रहा होता है, वो नेफ्रॉन के लेवल पे चल रहा होता है। तो अब हम जो है ना नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, ठीक है, कि नेफ्रॉन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है, और किस तरह से जितना भी उनका जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो कहाँ पे मूव करके आ जाता है, वो रीनल पेल्विस के अंदर जो है वो मूव करके आ जाता है। एंड मोस्टली हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास होते हैं ना नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो हेड वाला रीजन होता है, ठीक है, वो कॉर्टेक्स के अंदर आया हुआ होता है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है, वो कॉर्टेक्स में होता है। और जो उनकी ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, वो ऐसे ना इस मतलब जो मेडुला होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो इसके अंदर जो है, वो आप ये समझ लें प्रोजेक्टेड होता है, उसके अंदर जो है ना अंदर तक धँसा हुआ होता है। और जो उसका हेड रीजन होता है वो वहाँ पे वो जो है ना वो हमारे पास आ जाता है कॉर्टेक्स में, ये ठीक है, कॉर्टेक्स में। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो कैलिक्स है, ठीक है, उसके अंदर वो अपनी सारी जितनी भी उनकी सिक्रीशंस होती हैं उनको पोर करते हैं। अब यहाँ पे ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक मेजर कैलिक्स होते हैं और एक जो है ना हमारे पास माइनर कैलिक्स हो जाते हैं। तो माइनर पहले आते हैं एंड वो छोटे-छोटे होते हैं, मुख्तलिफ पिरामिड से निकल रहे होते हैं एंड देन वो जब जितना भी यूरिन होता है, ठीक है, वो फिर जाके आगे मेजर कैलिक्स में मूव कर जाता है। तो इस सारे को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो ये हमारे पास है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इसका पार्ट है, अब इस पे आप देखोगे कि बोमैन कैप्सूल है, ठीक है। एंड बोमैन कैप्सूल जो है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जितनी भी होती हैं कैपिलरीज़, उनका एक पूरा नेटवर्क प्रेज़ेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बोमैन कैप्सूल है, ये देखिए, ठीक है। अब वो जो नेटवर्क है कैपिलरीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। सारा का सारा फ़िल्ट्रेशन का जो काम होता है, वो इसी लेवल पे हो रहा होता है। और ये सारी ट्यूब्स होती हैं, जो ओवरऑल इसकी जितनी भी रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, उसमें काम कर रही होती हैं, ठीक है। यानी जो ट्यूबुलर पोर्शन है, ये रीअब्ज़ॉर्प्शन का काम कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। इनमें से चीज़ें जो होंगी ना, वो दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएँगी। इनकी जो वॉल है, इसकी जो एनाटॉमी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनकी वॉल्स बनी हुई होती हैं, कैसे वो आयन्स जो होती हैं वो कैसे मूव कर जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ से वाटर जो है ना ये मूव करके बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये देखेंगे NaCl जो है ना ये मूव करके बाहर आ रहा है। और आगे इनके ऊपर क्या होगा, पूरा ना इस तरह से एक ना इनके ऊपर ये जो ई फेरेट है ना जो निकली है वहाँ से, ठीक है, इसका पूरा नेटवर्क इसके ऊपर फैला हुआ होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ से निकल रही होती हैं ना, वो सारी दोबारा मिलके क्या होती हैं, इनके ऊपर ही एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। एंड सबसे ज़्यादा थिक नेटवर्क जो होता है ना, ठीक है, वो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है ना, ठीक है, जो इसका पार्ट है लूप ऑफ हेनले वाला, ठीक है, ये इसमें इसमें क्या होता है, नेट जो कैपिलरीज़ का जाल होता है वो ज़्यादा होता है, ताकि पानी जो है ना वो ज़्यादा यहाँ से मतलब बॉडी से वेस्ट ना हो जाए, ज़्यादा बॉडी से ना निकल जाए। अगर निकल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में। एंड सेकंड चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, ये अब कॉर्टेक्स है ना, तो इसके अंदर इसका जो पूरा ये हेड वाला पोर्शन है ना, ये आया हुआ है। और मेडुला जो है उसको उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक आउटर एंड एक इनर। तो अब क्या होता है कि अब ये वाली जो इसका ओवरऑल हम कहते हैं ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ख़ास तौर पे ये जो लूप ऑफ हेनले होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये उसके अंदर धंसी हुई होती है मेडुला के अंदर, ठीक है। ये मेडुला पोर्शन के अंदर जो है ना इसकी लोकेशन होती है, ये वहाँ पे प्रेज़ेंट होती है। नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का। ये हम पहले ही बात डिस्कस कर चुके हैं। इसकी 2 पॉइंट जो है ना हम कहते हैं पार्ट्स हैं। एक इसके पास आ जाता है रेनल कार्पसल और दूसरा हमारे पास आ जाता है रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है।
तो अब क्या होता है कि ये जो रेनल कार्पसल है ना, ये आगे फर्दर 2 में डिवाइड होता है, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं, बोमैन कैप्सूल, वो जो मैंने आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है ना पहले, ठीक है? ये इस तरह उसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये बोमैन कैप्सूल है। उसके अंदर जितना भी कैपिलरीज़ का नेटवर्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। और जो कैपिलरीज़ होती हैं, हमें पता है कि वो किससे बनी हुई होती हैं, वो एपिथेलियल जो होते हैं ना सेल्स, ठीक है, उनसे बनी हुई होती हैं। और वो जो सेल्स होते हैं ना, वो बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत थिन सी लेयर होती है उसके अंदर, थिन वॉल होती है कैपिलरीज की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो। और उसमें के जो पोर्स होते हैं ना, एक तो वो प्रोटीन, चाहे वो किसी भी किस्म की प्रोटीन है, ठीक है, उसको उन पोर्स के थ्रू बाहर नहीं निकलने देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो फ़िल्ट्रेशन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी हो जाती है एंड ब्लड बिल्कुल क्लीन होके जो है वो चला जाता है। तो तभी तो हमें दोबारा उसकी रीअब्ज़ॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थिन लेयर होती है, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज़ की, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ से जो चीज़ें निकलेंगी, जैसे कि मैं आपको अगर डायग्राम दिखाऊँ, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नोट करें कि ये एक कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी की एक वॉल है। अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, छोटे-छोटे जो है ना, यहाँ पे पोर्स प्रेज़ेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है, सारा मटेरियल यहाँ से बाहर निकल के जो है ना, वो आ जाता है उस कप के अंदर, ठीक है। ये जो इसकी आप समझ लें, ये जो है ना, ये ऊपर कप है, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बोमैन कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर सारी कैपिलरीज़ हैं। अब यहाँ से सारा फ्लूइड जो है वो निकल के इन कप्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और ये जो कप्स होंगे, ठीक है, ये इस फ्लूइड को जो है ना, वो क्या करेंगे, लेके तो आगे फर्दर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, उसके अंदर वो इसको लेके पहुँच जाएँगे। तो अब इनके थ्रू जो होगा ना, इन पोर्स के थ्रू सारी चीज़ें निकल जाएँगी। अब यहाँ से एक चीज़ बाहर ही निकल सकती है, वो क्या है, वो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, या फिर वो प्लेटलेट्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, या कोई अगर प्रोटीन्स हैं, मतलब वो चीज़ें जो नंबर में भी ज़्यादा हैं और उनका साइज़ भी ज़्यादा है, और उनका साइज़ इतना ज़्यादा है कि वो इन पोर्स से नहीं निकल सकते। तो इस वज़ह से ये जो पोर्स है ना, इनसे वो चीज़ें नहीं निकल सकती। तो वो सिर्फ़ उसके अंदर रहेंगी, बाकी जितना वाटर है, साल्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी वहाँ से निकल के, ठीक है, ये जो कैप्सूल है ना, इसके अंदर यहाँ पे आ जाएँगी। तो इस तरह से जो है ना, वो हम कहते हैं कि ये कैपिलरीज़ जो होती हैं, ये थिन एपिथेलियल की बनी होती हैं, और वो सारा जो है वहाँ से जितना मटेरियल होता है, वो निकल के उस कप के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, एंड बोमैन कैप्सूल, उनका काम होता है ओवरऑल फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, वो फिल्ट्रेशन कर देते हैं। उसके बाद जितना भी फ्लूइड होता है, वो पास होके आता है एक ट्यूब, मतलब ट्यूब्स में से गुजरता है, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में से गुजरता है। अब वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है ना, ठीक है, उनको भी आगे से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोक्सिमल, दूसरा होता है लूप ऑफ हैंडले, और जो थर्ड होता है उसको हम कहते हैं डिस्टल, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं, एंड लास्ट पे एक और मतलब एक कह लें ट्यूब प्रेजेंट होती है, या एक डक्ट प्रेजेंट होती है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहाँ पे जितना भी यूरिन होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे कंसनट्रेटेड यूरिन, उसमें से जितनी मतलब यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर हो गया, आयन्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट आयन्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, दोबारा मूव करके ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो वो सारा कुछ काम जो होता है ना, जब हो जाता है, तो उसके बाद जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, ठीक है, वो कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, वहाँ पे आ जाता है, और फिर वहाँ से वो क्या जाएगा, पेपिलरी डक्ट में जाएगा। और उसके बाद वही बात आ जाती है कि माइनर जो होते हैं हमारे पास क्लासेस, उनके अंदर, और दूसरे मेजर क्लासेस उनमें जाता है, एंड देन वो रेनल पेल्विस में जाएगा, और उसके बाद वो यूरेटर में जाएगा, फिर देन ब्लडर में जाएगा, और उसके बाद वो ओवरऑल बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। जब भी उसको आप ये कह रहे हैं, जब स्टिमुलस मिलेगी, तब वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, तो जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी आप ये कह लो वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें खैर यूज़फुल भी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सारा का सारा मूव करके जो है ना, वो मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है, वही कैपिलरीज़ के थ्रू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वो पहले एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करता है, और उसके बाद जितना भी फ्लूइड होता है, वो हमारे पास आ जाता है बोमैन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। एंड बोमैन कैप्सूल जो होता है, ये कप लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसके बाद वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो है ना, वो जाना शुरू कर देता है। और उसके बाद हम बात करेंगे टू वेन्स की, आप ये कह लो। हमने देखा था, एक ई फेरेंट थी, एक ए फेरेंट थी। जो ए फेरेंट है, वो ब्लड को लेके आ रही होती है, जो ई फेरेंट होती है, वो ब्लड को वापस लेके जा रही होती है, लेकिन वो डायरेक्टली वहाँ से सीधा बॉडी के अंदर ब्लड को वापस नहीं लेके जाती, बल्कि वो क्या होती है, वो सारी की सारी रैप हो जाती है, ठीक है, वो रैप हो जाती है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट के इर्द गिर्द, उसकी लूप ऑफ हैंडले के इर्द गिर्द, ठीक है, उनके इर्द गिर्द वो रैप होती है। और उसके बाद क्या होता है कि जितना फ्लूइड होता है, वो सारा का सारा जो है ना, वो दोबारा आप ये कह लो रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। मतलब वहाँ से जैसी चीज़ें निकलती हैं, वैसे-वैसे ना उसके अंदर वो सारा फ्लूइड जाता है, और देन वो दोबारा ब्लड जो होता है, वो बॉडी के अंदर चला जाता है।
ठीक है? मतलब ये है कि ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड की या जो उसका एक लेवल होता है वो सारा का सारा मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ब्लड में से चीज़ें निकल गई हैं, जस्ट वो हीमोग्लोबिन घूम रहा है अकेला और साथ में थोड़े से और सेल घूम रहे हैं। तो और सर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें क्या होता है कि वो सारी चीज़ें दोबारा वापस मूव कर जाती हैं। इसी तरह बात करें अगर रेनल ट्यूब्यूल की, ठीक है, तो रेनल ट्यूब्यूल हो गई या कलेक्टिंग डक्ट हो गई, वो सिंपल जो है ना वो क्यूबॉइडल सेल से बने होते हैं और वो भी क्या होते हैं एपिथेलियली सेल्स रहे होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई जो होता है ना वो सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हैं वो जल्दी से निकलें और दोबारा वो क्या हो उसके अंदर इंटर हो जाए। ठीक है, ब्लड के अंदर इंटर हो जाए, दोबारा वो जो ई-फेरेट आ रही है उसके अंदर वो जो है ना वो चली जाए। ठीक है, और ओवरऑल जो है वो चीज़ वेस्ट ना हो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कोलुमिनर सेल्स होते हैं ना, ये आप ये कह लो कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर। लूप ऑफ हेनले जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया वही चीज़ है और उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो क्या करेंगे, वो चीज़ों को जो है ना जो एक्स्ट्रा आ गई हैं, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड उन्होंने यूरिन बनाना है और वो क्या करेंगे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्स्ट्रा NaCl है, ठीक है, एक्स्ट्रा Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, जितने भी आयन्स हैं उन सबको उन्होंने वहाँ से उठा के बाहर निकालना है। बॉडी की रिक्वायरमेंट पहले पूरी करनी है, जो यूरिन है ना उसको उन्होंने बाद में खारिज करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जितने भी ये सेल्स हैं, ठीक है, जब ये इकट्ठे होते हैं, टुगेदर प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा कहते हैं। तो जो होती हैं ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, नेफ्रॉन का, उसके अंदर चीज़ें जो होती हैं वो दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो रीअब्ज़ॉर्ब जो चीज़ें होती हैं वो 99% होती हैं। अब उनके कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ रीअब्ज़ॉर्ब होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है यहाँ पे वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हो गया, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें HCO3 नेगेटिव और यूरिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये वहाँ से निकल जाती हैं और दोबारा वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं। लूप ऑफ हेनले में जो मेजर चीज़ होती है वो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, इसको आप Ca पॉजिटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो ये जो है ना ये लूप ऑफ हेनले के पॉइंट पे जो है वो रीअब्ज़ॉर्ब हो रही होती हैं। इसी तरह अगर हम डिस्टिल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास H2O, मतलब वाटर जो है ना वो हर जगह पे रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा है। ठीक है, वो वाटर को किसी भी तरीके से बचा रहे हैं क्योंकि वाटर जो है ना वो मतलब ताकि बॉडी को डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है? वाटर को बचा के रखना है। इस वज़ह से वाटर जो है ना वो कम से कम आगे जाना चाहिए। इस वज़ह से हर जगह पे वाटर जो है वो बार-बार रीअब्ज़ॉर्ब हो रहा है और ख़ास तौर पे जो आयन्स होते हैं, ठीक है? वो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वज़ह से क्या है कि बार-बार आयन्स जो है ना वो रीअब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में। तो जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितना भी मटेरियल जो है वो हमने देखा है, पहले उसका फिल्ट्रेशन हुई है, फिर उसके बाद उसकी रीअब्ज़ॉर्प्शन हुई है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से उनकी सिक्रीशन हो रही है। तो वो क्या होता है कि जितनी भी वो डक हैं, अब जितनी भी सिक्रीशन होनी है ना, अब ठीक है, मतलब जो हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन आएगा, ठीक है, वो पहुँचेगा हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है अब वो जो चीज़ पहुँच रही है उसमें हमारे पास वेस्ट भी होगा, ड्रग्स भी होंगे, एक्सेस आयन्स भी होंगे, कुछ इस तरह के फ्लूइड्स भी होंगे। एक्सेस आयन्स इसलिए हम कह सकते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि जो फालतू आयन्स होते हैं उनको उठा के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या होगा कि ये इसी तरह से जो चीज़ें हैं ना ये वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएँगे। आपको पता होगा कि जो हमारे पास आ जाती है शुगर, ठीक है, डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ डिज़ीज़ होती है हमें पता है कि उसमें क्या होता है इंसुलिन जो होते हैं वो कम हो जाती है, ग्लूकोज़ का लेवल जो होता है ना वो हाई हो जाता है। जब ग्लूकोज़ का लेवल हाई हो जाता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो क्या होता है कि जो यूरिन होता है उसके थ्रू जो बॉडी होती है वो उस ग्लूकोज़ को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? तो तभी तो हम यूरिन का जब टेस्ट लेते हैं तो उसके अंदर जो है ना पता लग जाता है कि अगर इसके अंदर ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा है तो मीन्स कि क्या है कि इस इंसान को जो है ना वो डायबिटीज़ है और उसको बार-बार यूरिनेशन हो रही होती है। बार-बार यूरिनेशन की वजह ये होती है क्योंकि उसके अंदर जो है ना ग्लूकोज़ की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है? तो मतलब जो भी चीज़ एक्सेस में होगी ब्लड के अंदर वो यहाँ से क्या हो जाएगी, वो बाहर मूव कर जाएगी, बॉडी से निकाल दी जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन है या ऑर्गेनिक आयन है या कुछ भी चीज़ है, कोई एसिड्स है, कोई बेसिस है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ से जो प्रॉक्सिमल ट्यूब होगी वहाँ से निकलेंगी। फिर लूप ऑफ हैनले पे ना जो यूरिया होगा वो भी, ठीक है, वो भी ना मतलब उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है, ताकि वो बॉडी से निकले। क्योंकि जो यूरिया होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है बॉडी के लिए। एंड इसी तरह के पॉजिटिव या एच पॉजिटिव या NH3, वही यूरिया की बात आएगी, ये सारे डिस्टल ट्यूब तक पहुँचेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा,
कलेक्टिंग रखते जाएंगे और फिर वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पहले फिल्ट्रेशन हुई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हुई थी, अब उसका जो है ना लास्ट पे क्या है, उसकी जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हुई हुई है। तो यहाँ से चीज़ें इस तरह जो है वो सिक्रीट होंगी और ओवरऑल जो हम कहते हैं एक नेफ्रॉन का जो फंक्शन था, ठीक है, वो यहाँ पे एंड हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। अभी हम देखेंगे मिक्चुरेशन। तो जो मिक्चुरेशन है ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो यूरिन, मतलब आप ये समझ लो बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, तो उसका जो वो काम है, ठीक है, वो जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये मिक्चुरेशन है। और ये कहाँ से होती है, ये आप ये कह लो यूरिनरी ब्लैडर से होती है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके एंड पे यूरिथ्रा होता है, वहाँ से क्या होता है कि मिक्चुरेशन होती है, यानी बॉडी से यूरिन निकलता है। इस सारे को जो है ना हम मिक्चुरेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसको आप यूरिनेशन भी कह सकते हो या वर्डिंग भी कह सकते हो। इसके अलावा क्या होता है कि अब ये चीज़ जो है ना, ये कंट्रोल 2 तरीके से हो रही होती है, इनवॉलंटरी भी हो रही होती है और वॉलंटरी भी हो रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल ज़ाहिर सी बात है, जब वो ब्लैडर, ठीक है, जब वो यूरिन से फिल हो जाता है, जब वो फिल होता है तो उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर बन जाता है, जो उसकी वॉल होती है ना, उस पे प्रेशर बनता है। तो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, उस प्रेशर को क्या करते हैं कि वो डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, और वो नर्व इम्पल्स जो होती है, वो सबसे पहले किसके अंदर जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती है, ठीक है। अब वो जो फिलिंग होगी ना, वो होगी 200 से 400 तक जो है ना ml, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। जब इतनी होगी तो उसके बाद ही वो प्रेशर आएगा, फिर रिसेप्टर्स होंगे और उसके बाद वो रिसेप्टर्स जाएंगे पहले स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो क्या जाएंगे, हमारे पास एक मैक्चुरेशन सेंटर होता है, वहाँ पे वो जाएंगे, उसके सेगमेंट्स में जाएंगे, यानी S2 में, S3 में जाएंगे। फिर वहाँ पे क्या होगा कि एक मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स आएगी, एंड देन उसके बाद जो है ना हमें फील होगा कि हमें यूरिनेशन जो है ना करनी है। तो देन क्या होगा कि वो यूरिनेशन यानी मैक्चुरेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।